शुरू हो गए नहीं? चलिए, तो मैंने जब उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ाया था तो वहीं से मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को मैंने बताया था, मैंने कितने भागों में बांटा था। मैंने कहा यहाँ पे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और जास्कर रेंज है। इन तीनों को मिला करके मैंने कहा था कि ये ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय। इसके बाद है बृहद हिमालय, इसके बाद है लघु हिमालय। एक मिनट, थोड़ा मैं इसे हटा दे रहा हूँ इसको। बृहद हिमालय ऐसे है, फिर लघु हिमालय है और फिर शिवालिक हिमालय है। ऐसे ही था ना? और फिर नीचे भारत का उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान है। तो मैंने कहा था कि ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, तो इसके बीच में क्या था? ITS-Z। फिर ये लेसर हिमालय है, तो इसके बीच में क्या था? MCT। फिर ये कौन सा था? शिवालिक हिमालय, MBF। और ये प्लेन है, भारत का उत्तरी मैदान प्लेन है, ये क्या था? HF। मैंने कहा था कि ये इसका फुल फॉर्म होता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, भ्रंश था एक। फॉल्ट मीन्स क्या होता है? भ्रंश। तो मैंने कहा था कि ये अब भ्रंश नहीं रहा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से भर चुका है और ये अब क्या बन चुका है? मैदान बन चुका है। यही बताया ना? तो अब ये मैदान बन चुका है, अब ये भ्रंश नहीं रहा भाई। इसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि जो MCT है, इससे होकर के एक नदी का अपवाह होता है। कौन सी? झेलम नदी का। झेलम नदी इससे होकर के बहती है। झेलम नदी अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाती है, हिमानी जलोढ़ निक्षेप करीबा बोलते हैं उसको, करेवा या करीबा बोलते हैं। और ये केसर की कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पुलवामा और पंपोर दो स्थान थे जो केसर की कृषि के लिए, और कश्मीर श्रीनगर केसर के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। बताया था ना? फिर इसके बाद मैंने ये कहा था कि जो MBF है, इसी को कहते हैं उत्तराखंड में क्या? दून की घाटी कहते हैं। ये बताया था। फिर हम लोग आ गए थे एक एक करके ट्रांस हिमालय पे। फिर पहले ट्रांस पे आए, फिर ग्रेटर पे आए, फिर लेसर पे आए, है ना ऐसे। तो ट्रांस को मैंने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? उत्तर में काराकोरम, लद्दाख और फिर जास्कर। काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो नदी बहती थी उसको बोलते थे कौन सी? श्योक नदी, जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी थी। और फिर लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन कौन सी थी? सिंधु नदी। वहीं ITS-Z है। ITS-Z दरअसल वहीं पे है। तो फिर मैं आया काराकोरम पर। तो काराकोरम में बताया कि चोटियों के बारे में बताया। तो पहली बात गासरब्रूम, मासरब्रूम, और एक जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की वो क्या है? K2 है। और ये भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बताया था ना? फिर हम लोग आए किस पे? किस पे? ग्लेशियर पे है ना? हाँ। तो सियाचिन, बालतोरो, बातुरा, हिस्पर, चोमोलुंगमा, है ना, पुनमा, इस्कामरी, रेमो, ऐसा करके था ना, कई ग्लेशियर थे। इनके बारे में बताया था कि ये सब जो है इसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी घाटी संबंधित है, यानी सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। और नुब्रा नदी घाटी ध्रुवीय प्रदेश के बाहर विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी है। ये बताया था। फिर पूरे ट्रांस हिमालय, अच्छा पहले आई लद्दाख पर। लद्दाख की एक चोटी थी माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व में तीव्रतम ढलान की भी चोटी है। ये बताया था। फिर मैं ये बताया कि जो इसमें दर्रे, अच्छा इसमें पहले आइए जास्कर पर। मैंने बताया था कि बुक्स में कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, मतलब लिखा है, इसमें 2 मत हैं कि कुछ लोग जास्कर श्रेणी को बृहद हिमालय का भाग मानते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि जास्कर श्रेणी बिल्कुल भी बृहद हिमालय का भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई बृहद हिमालय के पहले। बृहद हिमालय के उत्पन्न होने के लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हो गई है। लेकिन क्या है कि पश्चिमी भाग में ट्रांस हिमालय और जास्कर श्रेणी ये दोनों मिल जाते हैं बिल्कुल। इसीलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि ये दोनों जो है एक ही हैं इनकी संरचना, लेकिन दोनों का रॉक स्ट्रक्चर दोनों अलग है। ठीक है ना? फिर ट्रांस हिमालय श्रेणी के जो दर्रे थे उनके बारे में बताया। तो ट्रांस हिमालय श्रेणी के जो दर्रे थे उसमें क्या था? लनकला,
केपसांगला, चांगला, जाराला और चार्डिंगला। लनकला, केपसांगला, चांगला, जाराला और चार्डिंगला, यही थे। इसमें जो जाराला और चार्डिंगला है, इसी के बीच से होकर के ही सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, यही बताया था। तो ये ट्रांस हिमालय हो गया। फिर आइए बृहद हिमालय पर। तो बृहद हिमालय के बारे में ये बताया कि बृहद हिमालय के उत्तर में क्या है, ITS-Z, दक्षिण में क्या है, MCT। अब इसके बाद फिर ये बताया कि जो बृहद हिमालय, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर के नामचा बरवा असम तक, तिब्बत, नामचा बरवा तिब्बत तक, ठीक है ना। नंगा पर्वत जो है ये भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, कंचनजंगा। भारत में हिमालय की पहली सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। अब भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। नंदा देवी कहाँ से आ गए, ये कंफ्यूजिंग बहुत रहता है, एग्जाम में आता है, लोग गलती कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर क्रम से नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक जितने बृहद हिमालय की चोटियाँ थी, इनके बारे में बताया ना। तो पहले बताइए, आइए उत्तराखंड में कौन कौन सी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आइए कहाँ पर, नेपाल में। तो कौन कौन शुरू होता है, गौरी शंकर से, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, मनासलू, है ना। पहले धौलाधर है, सॉरी धौलागिरी है। कौन कौन सी, गौरी शंकर शुरू होता है ना, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा और क्या, अच्छा धौलागिरी शुरू होती है, अच्छा ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, चोयुयू और हाँ माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ऐसे क्रम ना, ठीक है। मैं भी मिस कर गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, चोयुयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ये है ना इतनी चोटियाँ, ये है। फिर इसमें मैं ये बताया कि जो है इसमें दर्रे कौन कौन से हैं। अच्छा, ये सभी चोटियाँ नेपाल में हैं। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा सिक्किम और भारत की सीमा पर स्थित है, मतलब नेपाल की सीमा पर स्थित है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में एक नाम बोलते हैं सागर माथा। ध्यान रखिएगा इसको, पिछली बार PCS में एक ऑप्शन में सागर माथा भी दे दिया था, PCS के एग्जाम में, ठीक है ना, बात समझ में ना। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं दर्रों पर। बृहद हिमालय श्रेणी के दर्रे कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं बताओ हमको। अरे पहले मानाला पे ही आ गए, पहले तो आओ, हाँ वहाँ से आओ, बुर्जिल और जोजिला, बुर्जिल और जोजिला। बुर्जिल जोड़ता है गिलगिट को श्रीनगर से और जोजिला जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। फिर आइए कहाँ पर, उत्तराखंड में बाड़ा लाचाला, शिव किला, बाड़ा लाचा और शिव किला। तो बाड़ा लाचा दर्रा जो था यहाँ से कहते हैं कि ये जोड़ता है लेह को मंडी से। अच्छा, ये जो जिला के बारे में कुछ बताया था क्या, नहीं बताया था, इतना बताया था, ठीक। तो बाड़ा लाचा जोड़ता है लेह को मंडी से और शिवकीला दर्रे से हो करके ही सतलज नदी का भारत में प्रवेश होता है। वैसे बाड़ा लाचा के बारे में एक बात जान लीजिए कि बाड़ा लाचा के समीप से दो नदियाँ निकलती हैं, चंद्र और भागा, जो तांडी में मिलती हैं, जिनको चंद्रभागा कहते हैं वहाँ पर। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आकर के इसी को बोलते हैं क्या, चेनाब बोलते हैं। तो ये मैं आऊँगा चेनाब पे बताऊँगा। अच्छा, इसके बाद फिर कहाँ आए, उत्तराखंड में थागा, माना, नीति और लिपू लेक। थागा, माना, नीति और लिपू लेक। लिपू लेक के समीप से एक नदी निकलती है, उसको नेपाल में काली नदी बोलते हैं और यूपी में क्या बोलते हैं, शारदा नदी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आइए सिक्किम में नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। तो नाथुला जोड़ता है किसको, गंगटोक को लहासा से, और ये जो जेलेपला है ये जोड़ता है गंगटोक को थिम्पू से, ठीक है ना। इतना बताया था। इसके बाद फिर कहाँ हम लोग गए थे, ग्लेशियर। अच्छा, इसमें जो ग्लेशियर्स हैं वो भी जान लीजिए। तो ग्लेशियर कौन कौन से हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और मिलाम और पिंडारी, पिंडार या पिंडारी जो भी कह लीजिए, ये 4 ग्लेशियर्स हैं इस श्रेणी में। अच्छा, इसी श्रेणी का ग्लेशियर वो भी है सिक्किम वाला, कौन सा, जेमू ग्लेशियर, इसी श्रेणी का है, ठीक है ना। तो उसको जानते रहेंगे बृहद हिमालय का ही है।
अच्छा, फिर हम लोग आए किस पे, लघु हिमालय पे। तो लघु हिमालय के उत्तर में MCT और दक्षिण में MBF, यही है ना। अच्छा, इसमें कई श्रेणियाँ बताया, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, कुमायूं और महाभारत। महाभारत नेपाल में है ना। और बाकी पीर पंजाल सबसे लंबी श्रेणी है, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, पीर पंजाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इंदरसन पर्वत, और धौलाधर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, हनुमान का टिब्बा या सफ़ेद पर्वत, व्हाइट माउंटेन बोलते हैं उसको। इसके बाद बताया कि इसमें जो दर्रे हैं पीर पंजाल श्रेणी में 3 दर्रे हैं, कौन कौन से, पीर पंजाल, रोहतांग और बनिहाल, है ना। रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है कौन सी नदी, बताया था। अच्छा नहीं बताया, छोड़ दो, कोई बात नहीं। इसके बताया था बनिहाल, बनिहाल किसको किससे जोड़ता है, बताया था कि जवाहर सुरंग जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग इसी में स्थित है, कांजीगुंड को बनिहाल से जोड़ती है। वैसे ये जोड़ती किसको किससे है, स्थान कौन कौन से हैं, जम्मू को श्रीनगर से, ठीक है ना, बनिहाल और पीर पंजाल, और एक रोहतांग भी था। बहरहाल इसके बाद इसमें बताया था कि रोहतांग दर्रे के समीप मेरे ख्याल बताया था रावी नदी निकलती है ना। इसको धौलाधर नदी बोलते हैं, धौलाधर रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, बताया था ना इसको, तो बताया था, बोलते क्यों नहीं तुम लोग। तो ठीक है, धौलाधर नदी निकलती है जिसको पंजाब में क्या बोलते हैं, रावी नदी। तो इसके बाद आइए शिवालिक पर। शिवालिक के उत्तर में MBF और दक्षिण में HFF। अच्छा, शिवालिक का विस्तार कहाँ से बताया था, पोटवार बेसिन पाकिस्तान से लेकर के दिहांग गार्ज असम तक, ये बताया था ना। और बताया था कि उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से ये हिमालय पर्वत की अन्य श्रृंखलाओं से भिन्न है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुई है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये इसकी उत्पत्ति सिर्फ अवसादों से हुई है, इसकी उत्पत्ति जब भारतीय प्लेट का इधर स्थानांतरण हुआ तो उससे भी कुछ उठा है, लेकिन फिर जो और ऊंचा उठता चला गया है वो सब अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है ना। तो ये है, और बताया था कि इसकी औसत ऊंचाई सबसे कम है। तो ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हो गया, है ना। अब क्या हम लोग कहाँ पे आए थे, उत्तर पूर्व भारत में आए थे, इधर आए थे। तो इधर बताया था मैंने सबसे पहले यहाँ पर दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ बताया था ना, कहाँ पर, सिक्किम में, और जेमू ग्लेशियर यहाँ पर बताया था सिक्किम में। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आए थे, मिसमी, अबोर, डफला मेरी, मिसमी सबसे ऊंची चोटी है। फिर नागालैंड में इधर आइए, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आएंगे तो यहाँ पर थी पटकाई बूम पहाड़ियाँ, यही था ना अरुणाचल प्रदेश, ये तो है ऐसे। इधर थी नागा पहाड़ियाँ जिसकी सर्वोच्च चोटी है कौन सी, सारामती। फिर आइए मणिपुर झील, मणिपुर पहाड़ियों पर आइए, यहाँ पर स्थित है क्या, मणिपुर लोकटक झील स्थित है, जो केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये फुमड़िस के लिए प्रसिद्ध है, फुमड़िस जो घास पाई जाती है गोली गोली टाइप की, उसको फुमड़िस बोलते हैं। तैरते हुए मकान पाए जाते हैं इसमें। ये विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसको मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना, लोकटक झील को। फिर आइए यहाँ पर मिजो पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन, और इसका पुराना नाम लुसाई भी है, कहीं आपने सुना हो तो मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियाँ भी कहते हैं, बता नहीं था क्या, मैं लिख लीजिएगा, मिजो पहाड़ियों का पुराना नाम क्या है, लुसाई की पहाड़ियाँ। बहरहाल त्रिपुरा में आइए, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। फिर मेघालय में आइए, मेघालय के बारे में क्या बताया, गारो, खासी और जयंतिया। गारो की सर्वोच्च चोटी नाकरेक पीक, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी, खासी की सर्वोच्च चोटी माउंट शिलांग। इसीलिए इसको मेघालय का पठार या शिलांग का पठार भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं शायद शिलांग का पठार नहीं लिखा था, लेकिन मेघालय का पठार और शिलांग का पठार दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट शिलांग, जो कि पूरे मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है। फिर इसके बाद खासी पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद बताया कि यहाँ पे 3 स्थान, चेरापूंजी, मासिनराम। चेरापूंजी पहले सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र था, लेकिन अब ये पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है, मासिनराम में आ गया है। अब वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये जो है धीरे धीरे कहाँ तक आ जाएगा, तुरा एक स्थान है यहाँ तक कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये होगा, ठीक है ना। इसके बाद मिकिर है, रेंगमा है, बराइल है, मिकिर, रेंगमा और बराइल। तो मिकिर पहाड़ियाँ जो हैं और रेंगमा पहाड़ियाँ और गारो, खासी, जयंतिया, ये सब इसका एक्सटेंशन है, पूर्वी भारत का विस्तार है। लेकिन बाकी जो पहाड़ियाँ हैं ये सब लेकर के, ये सब किसका भाग है, हिमालय का। हिमालय यहाँ तक है, अंडमान निकोबार द्वीप भी किसका भाग है, हिमालय का भाग है। इसी तरह से इधर जो अरावली श्रेणी है ना, अरावली श्रेणी है ना, ये सब
इसका विस्तार है ये लक्षद्वीप, समझ में आया नहीं? वो लक्षद्वीप किसका विस्तार है? अरावली श्रेणी का। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इधर मैंने कुछ दर्रे बताए थे ना। यहाँ पर आइए अरुणाचल प्रदेश में, तो बूमला, सेला और बोमडीला, यही था ना। तुंगा, यांग्याप, दिपहू और यहाँ पर तुजू मणिपुर में, ये सभी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हैं। इसमें 2 सेला और बोमडीला बीच में हैं, सीमा पर नहीं है, ठीक है ना। बताया था ना रे सब। तो ये हो गया। तो पूर्वोत्तर भारत में क्या मैंने कोई और बात की थी? बराइल, अरे बराइल बता तो दिए, बराइल किसका भाग है? अच्छा, बराइल के बारे में बताया था कि ये 3 राज्यों में है इसका विस्तार, है ना। नागालैंड में है, असम में है और मणिपुर में है, यही बताया था ना, ठीक है। फिर हम लोग आ गए इधर केंद्रीय उच्च भूमि तरफ। कहाँ पर? केंद्रीय उच्च भूमि की तरफ आ गए। तो प्रायद्वीपीय एवं पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जो केंद्रीय उच्च भूमि थी, इसमें कौन कौन सी, इसमें मैंने 4-5 बातें की थी। अरावली श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और ये क्या थी? विंध्यन श्रेणी थी। थोड़ा मैंने इसको ज़्यादा बना दिया, आप थोड़ा ऐसे बनाएंगे। ये विंध्यन श्रेणी है, ऐसे थी ना। तो अब ये बताया कि अरावली श्रेणी, पहली बात तो बताया कि ये जो है इसके जो स्थानीय नाम है जरगा पहाड़ियाँ, मारवाड़ पहाड़ियाँ, हर्षनाथ पहाड़ियाँ और दिल्ली रिज। फिर ये बताया कि इसका ये क्या विभाजन करती है। तो ये गंगा के अपवाह तंत्र को राजस्थान के अपवाह तंत्र से, राजस्थान के मरुस्थल से अलग करती है, या फिर कह दीजिए कि अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से अलग करती है, ये बताया था। इस पे एक पहाड़ी थी माउंट आबू, जिसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो कि पूरे अरावली की सर्वोच्च चोटी है, ये बताया था। इसका विस्तार कहाँ से था? तो पालनपुर, अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक था, यही था ना, ये बताया था। इससे एक नदी निकलती है जो कि मेवाड़ के पठार से होकर जाती है, और चंबल नदी निकलती है जो कि मालवा के पठार जाती है। बनास नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है ना। और फिर चंबल की और कई सहायक नदियाँ थी, जैसे काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, ऐसे थी ना सब, ठीक है ना। और इस पर से एक नदी निकलती है जो कि बुंदेलखंड के पठार से होकर जाती है, नाम है कौन सी? बेतवा नदी। ये बेतवा है ना। तो अगर कोई पूछता है कि बनास का संबंध किस पठार से, तो मेवाड़ के पठार से। चंबल का संबंध किस पठार से, तो मालवा के पठार से। और कोई पूछता है कि बेतवा का संबंध किस पठार से, तो बुंदेलखंड के पठार से। तो ये दोनों एमपी और राजस्थान में हैं, ये यूपी और एमपी में है, विस्तारित है, यही बताया था। फिर ये बताया था कि इस पर जो है 3 सागर अवस्थित हैं। पहले कौन सा है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो ये गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये एमपी में है। ये कहाँ पर है? और ये दोनों कहाँ पर हैं? राजस्थान में, यही बताया था। क्या हुआ? थोड़ा तेज से बोलिए। हाँ, बताया था ये सभी परियोजनाएं भी हैं, सागर हैं तो परियोजनाएं भी हैं, यहाँ बांध बने हुए हैं, ठीक है ना। 3 सबसे जो है ये था। अच्छा, इसके बारे में मैंने क्या कोई और बात की थी क्या? नहीं ना। चंबल के बारे में बताया था कि चंबल नदी बेसिन जो है यहाँ पे जो है घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने बताया था कि डॉल्फिन भी पाई जाती हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम। जो सबसे प्रसिद्ध है किसके लिए? घड़ियाल के लिए, चंबल नदी बेसिन। और चंबल नदी बेसिन ये सब काली मिट्टी का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? बेसाल चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है। कपास कृषि क्षेत्र। ये बताया था कि ये बुंदेलखंड लाल मिट्टी का क्षेत्र है। ग्रेनाइट के बाद नीस का यांत्रण से, फिर नीस से लाल मिट्टी का विकास हुआ है, ठीक है ना, ये बताया था। फिर विंध्यन पर्वत श्रेणी पे यहाँ मैंने बताया था कि इधर आइए तो यहाँ पर एक है, जैसे ये पूरी पठार था, यहाँ पे था बघेलखंड का पठार, भांडेर पठार था कि नहीं। और फिर यहीं पर से, अब मैं थोड़ा ज़्यादा बना दिया उधर, इसको मैं हटा के बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये है क्या, अब ये भांडेर पठार, बघेलखंड का पठार, कैमूर पहाड़ियाँ यहाँ हैं, हजारीबाग श्रेणी, रामगढ़ पहाड़ियाँ, सोनपर पहाड़ियाँ, है ना, यही सब है ना।
यहाँ मैकाल श्रेणी है जहाँ से सोन नदी निकल के ऐसे जा रही है ना सोन नदी, ठीक है ना। सोन नदी बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है, बताया था कोयला के लिए। वैसे सोना भी यहाँ मिलता है, स्वर्ण मिलने के कारण इसे सोन नदी कहते हैं। तो सोना भी यहाँ मिलता है, लेकिन कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और सोन नदी घाटी में कोयला के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो मैंने बताया था सिंगरौली, उमरिया, तातापानी, रामकोला, सोहागपुर। ये कहाँ पर हैं, MP। हाँ, इसमें सिंगरौली उमरिया शायद देख लेना कि कहीं अब अलग तो नहीं हो गया है, हो सकता है पुराना डाटा हो, देख लेना, क्योंकि सिंगरौली शायद छत्तीसगढ़ में पड़ता है क्या आप, हाँ MP में ही है, तो ठीक है। सिंगरौली, उमरिया, तातापानी, रामकोला, सोहागपुर MP में है। और फिर झारखंड में क्या है, डाल्टनगंज, हुतार और औरंगा। डाल्टनगंज, हुतार और औरंगा, ये कहाँ पर है, झारखंड, कोयला क्षेत्र है। तो ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आए थे, इस वक्त कहाँ पर आए, पूर्वी पठार पर। चलो आओ पूर्वी पठार पर आओ, पूर्वी पठार पर आइए। तो इधर से ऐसे है छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन, और फिर ये कौन सा है, दंडकारनिया का पठार, यही है ना। यहाँ पे देखो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, दोनों के बीच से दामोदर नदी। यहाँ पे राजमहल पर्वत श्रेणी है ना। इसकी एक चोटी है जिसका नाम है पारसनाथ। ये राजमहल का भाग है, दिखती हजारीबाग पर है लेकिन है किसका भाग, राजमहल का भाग है। और ये पूरे छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है, नाम है क्या, पारसनाथ। ये छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है। रांची के पठार पर से बहती है स्वर्णरेखा नदी, वो दूसरी सबसे लंबी नदी है। छोटा नागपुर पठार की पहली सबसे लंबी नदी दामोदर, और दूसरी सबसे लंबी नदी स्वर्णरेखा। दामोदर नदी बताया था कि ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास होने के कारण ये कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो कोयला खदानें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो बताया था कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, और झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा। रानीगंज वेस्ट बंगाल, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, ये कहाँ पर है, झारखंड में है। ये यहाँ पे कोयला खदानें हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आइए कहाँ पर, अच्छा इसको दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं। रूर के बारे में बताया था कि रूर जर्मनी में एक नदी है, वहाँ का जो नदी बेसिन क्षेत्र है वो भी कोयला के भंडार के लिए पूरे विश्व में मशहूर है ना। इसीलिए जो है इसको भारत का रूर की संज्ञा दी जाती है। ठीक, आइए छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। तो महानदी ऐसे निकली हुई है, ऐसे है ना, ऐसे। तो बताया था कि ये हीराकुड जलाशय है ना इस पे। और फिर बताया था कि यहाँ पर जो महानदी घाटी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए, है ना। तो यहाँ पर उड़ीसा में दो खाने, तलचिर और संभलपुर, वो ब्राह्मणी नदी घाटी में है। ब्राह्मणी नदी घाटी में उड़ीसा में दो खदानें कौन सी, संभल और तलचिर, संभलपुर और तलचिर। और इधर आइए छत्तीसगढ़ में भी हैं, कौन कौन सी, कोरबा, सोनहट, चिरमिरी, लखनपुर, विश्रामपुर और रायगढ़। कोरबा, सोनहट, चिरमिरी, लखनपुर, विश्रामपुर, रायगढ़। बात समझ में आई। कोरबा से कोयला कहाँ आता है, भिलाई हो जाता है ना, बताया था, उसको बताया था। ठीक, यहाँ पर आइए दंडकारनिया का पठार पर आइए। दंडकारण्य का पठार बताया था कि इसके नीचे से गोदावरी नदी बहती है और इससे वर्धा नदी आके मिलती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है इंद्रावती नदी, है ना। ये इंद्रावती नदी है, ये वर्धा नदी है। इंद्रावती नदी के बारे में बताया था कि ये एक ऐसी नदी है जिसका अपवाह पूर्व से पश्चिम हो रहा है। वैसे बहुत कम नदियां हैं जिनका अपवाह पूर्व से पश्चिम होता है ना। वैसे तो बुक में लिखा है एकमात्र नदी, लेकिन जो इधर की नदी है मान लो उनको ले सकते हो पूर्व से पश्चिम। लेकिन इस पूर्वी घाट से निकल करके पश्चिम तरफ जाने वाली नदियों में सिर्फ एक नदी है, कौन सी, इंद्रावती नदी। ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है ना। और गोदावरी वर्धा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। यहाँ पर सिंगरैनी, तंदूर, सस्ती कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, और बल्लारपुर चांदा महाराष्ट्र में। दंडकारण्य पठार का विस्तार महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है ना, बताया था इसको। अच्छा, दंडकारण्य के पठार पर दो चोटियाँ थी, बताया था। एक नहीं, बामनगढ़ नहीं है, बामनगढ़ मैकाल पर है, बामनगढ़ मैकाल पर है। हाँ, बैलाडीला और डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा की पहाड़ियाँ और बैलाडीला दोनों ही स्वर्ण खान के लिए प्रसिद्ध हैं। अच्छा, मैं लिख दे रहा हूँ। एक है बैलाडीला, देख लीजिएगा, उसमें है बैलाडीला
और डल्ली राजहरा, दोनों ही स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, सॉरी स्वर्ण खनन नहीं, लौह है इसके लिए। ठीक है ना, तो ये हैं, इस पे देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये हो गया पूर्वी पठार के बारे में। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, दक्कन के पठार पर। तो दक्कन के पठार के बारे में क्या बताया, देखो कुछ लोग इसमें सो रहे हैं हाँ? कुछ लोग सो रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं। दक्कन का पठार ये है, इधर का पठार आंध्रा का पठार है, और इधर का पठार क्या है, कर्नाटक का पठार। ये दक्कन का पठार, आंध्रा का पठार और दक्कन ट्रैप है ये, और ये कर्नाटक का पठार है। दक्कन ट्रैप में मैंने कुछ पहाड़, अच्छा इसके पहले मैंने कुछ और बताया था, सतपुड़ा बताया था ना। हाँ, सतपुड़ा के बारे में पहले जान लीजिए, सतपुड़ा के बारे में पहले जान लीजिए। तो ये है नर्मदा नदी, ये है तापी नदी, इसके बीच में जो श्रेणी है इसी का नाम क्या है, सतपुड़ा है। सतपुड़ा के बारे में बताया था कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इधर कहाँ से कहाँ तक, इधर कहाँ से, राजपीपला रेंज गुजरात से लेकर के इधर कहाँ तक बताओ। अरे गाविलगढ़ नहीं है, अच्छा विस्तार नहीं बताया था क्या, ठीक है कोई बात नहीं, विस्तार नहीं है तो मत जानो उसको मैकाल तक वैसे है, कहाँ तक, मैकाल श्रेणी तक। ठीक है ना, मैकाल तक है। और मैंने बताया था कि सतपुड़ा का नाम सतपुड़ा पड़ा क्यों है, तो यहाँ देखिएगा कि यहीं पर महादेव है, इसके बैतुल का पठार है, और फिर यहाँ पे गाविलगढ़ है, गाविलगढ़ पर्वत है ना, और ये वाली मैकाल है। तो यहाँ पर बताया 7 पर्वतों को मिलाकर किसका नाम सतपुड़ा रखा गया है। कौन कौन से, ये वाली राजपीपला है, ये महादेव है, ये और ये गाविलगढ़ है, सतपुड़ा खुद है इसमें, सतपुड़ा खुद है। कितनी हुई, 1 2 3 4, अमरकंटक, बहमनगढ़ और मैकाल, मैकाल, बहमनगढ़ और अमरकंटक। मैकाल नहीं है क्या, है। तो ये 7 पहाड़ियों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, सतपुड़ा। और महादेव की एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ है कहाँ पर, पंचमढ़ी में। कहाँ पर है, पंचमढ़ी में। और ये पूरे सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, ये पूरे सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आइए दक्कन उक्कन पर, आइए फिर आइए दक्कन पर। तो ये दक्कन ट्रैप है, ये आंध्रा का पठार है, और ये वाला कर्नाटक का पठार है। आंध्रा के पठार में कौन कौन सी, अजंता, सह्याद्री, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, निर्मल, यही है ना। अजंता, सह्याद्री, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, निर्मल, यही है ना। यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी कलसूबाई के समीप से, ये जाती है ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। ये इसको 2 भागों में बांट दिया, आंध्रा के पठार को, आंध्रा के पठार को 2 भागों में बांट दिया। ये रायलसीमा का पठार और ये तेलंगाना का पठार, इसके बीच से कृष्णा नदी बहती है, यहाँ गिरती है, यहीं कोल्लेरू झील अवस्थित है, कोल्लेरू झील अवस्थित है। फिर रायलसीमा के पठार पर जो पहाड़ियाँ थी बताया था, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, एर्रामाला और शेषाचलम, इतनी पहाड़ियाँ थी इस पर। और फिर कर्नाटक के पहाड़ पर आइए तो यहाँ पे है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। बाबा बुदन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुखी, इसको मालनद भी कहते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियों का एक नाम और है क्या, मालनद भी है ना। इसके बाद आइए बेंगलुरु का पठार और मैसूरू का पठार। बेंगलुरु के पठार पर गोल्ड फील्ड अवस्थित है, कोलार में। मैंने बताया था कि कर्नाटक में जाएंगे तो यहीं पर हट्टी की खाने हैं, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में रायचूर डिस्ट्रिक्ट में हट्टी की खाने हैं कोलार की, ठीक ना, वो सारी मतलब गोल्ड की, है ना। ठीक है, इसके बारे में बताया कि ये बेसाल चट्टान से निर्मित संरचना गोदावरी का अपवाद क्षेत्र है। किसका विकास हुआ है, काली मिट्टी का विकास हुआ है, ये बताया ना। बस मेरे ख्याल से इसके बारे में हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आए पश्चिमी घाट के बारे में, थोड़ी जानकारी ली हम लोगों ने। पश्चिमी घाट के बारे में क्या जानकारी ली, तो मैंने इस पर कुछ चोटियाँ बताई, कौन कौन सी, एक सेलहर थी, है ना, इसके बाद कलसूबाई थी, इसके बाद कौन सी थी, महाबलेश्वर थी, और इसके बाद कुंभनी घाट थी, यही थी ना, कुंभनी घाट थी।
ये 4 चोटियाँ क्रम से थी इसकी। सबसे ऊंची कौन सी है? कलसूबाई। कलसूबाई मैंने बताया था कि कलसू का मतलब कलश होता है, अब बाई का मतलब एक महिला। तो इस चोटी का आकार कुछ ऐसा है कि मतलब जैसे कलश लिए हुए महिला की आकृति टाइप का है, तो अपना उसी लिए इसको कलसूबाई बोलते हैं, ठीक ना। इसके बाद बताया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं यही नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। इनफैक्ट नीलगिरी पहाड़ियों पर बिलगिरी रंगा पहाड़ियाँ हैं, बिलगिरी रंगा भगवान का मंदिर भी है, वहीं पे मिलती हैं, है ना। ठीक, इसके बाद फिर बताया कि जो दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में मैंने बात की। तो दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में क्या क्या बात की? तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, वरुसनाथ, पालनी और सिरुमलाई, यही है ना सब। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, कार्डमम 2 पार्ट में इलायची पहाड़ियाँ हैं, वरुसनाथ, पालनी और सिरुमलाई, यही बताया। हाँ, फिर ये बताया कि जो है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अणाईमुड़ी, जो कि पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। फिर इसके बाद बताया कि कार्डमम की चोटी कौन सी है? देवरमलाई। और चोटियाँ भी हैं उसमें, महेंद्रगिरी है ना, अगस्त्यमलाई भी है शायद, है ना। ठीक, इसके बाद वरुसनाथ की चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो कोट्टईमलाई तमिलनाडु में है। इसके बाद पालनी पहाड़ियाँ, पालनी की सर्वोच्च चोटी वेम्बदिस्दा और फिर सिरुमलाई। अब बताया था कि ये जो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, वरुसनाथ ये कैसी हैं? तट के समानांतर हैं, लेकिन पालनी क्या है? तट के लंबवत है ना। ये हो गया। अच्छा, अन्नामलाई और कार्डमम, सॉरी, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट गैप है और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में सेनकोटा दर्रा है, ये बताया ना। ठीक, यहाँ पर आ गए हम लोग। इसके बाद फिर हम लोग तट पर आ गए। चलिए आइए तट पर। छोटा नागपुर पठार के बारे में एक चीज़ नहीं बताया ना, वहाँ पर ग्रेनाइट से निर्मित टापुओं की स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? पटभूमि बोलते हैं। धातु के धात्विक खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आइए तटीय क्षेत्र में बताया था इसको वैसे कि यहाँ से ये मान लो पणजी है, गोवा पणजी है ना ये, और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक, या फिर इसको 15 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। तो यहाँ तापी नदी बेसिन है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, सेंट्रल सह्याद्री, और ये दक्षिणी सह्याद्री बोलते हैं। इससे लगे हुए तट को कोंकण तट बोलते हैं, इससे लगे हुए तट को कन्नड़ तट या कन्नार तट बोलते हैं, इसको बोलते हैं मालाबार तट, यही बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में फिर क्या बताया कि यहाँ मुंबई है, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला ये कौन सा दर्रा है? थाल घाट। और ये मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला भोर घाट। ये नासिक है, ये मुंबई है, ये पुणे है। तो चलो एक दर्रा ऐसे बना दो, एक दर्रा ऐसे बना दो। तो ये क्या है? थाल घाट, और ये वाला क्या है? भोर घाट है, यही बताया। इसके बारे में क्या मैंने यहाँ कुछ और बताया था? मालाबार तट बताया था, मालाबार तट, बस ना। चलो यहाँ देखो, जहाँ पे कृष्णा नदी है, गोदावरी है, महानदी है। थोड़ा ऊपर पहुँच गए लेकिन कोई बात नहीं, जानते रहिए। ये कृष्णा है, गोदावरी है और ये महानदी है। यहाँ से यहाँ तक के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक के तट को बोलते हैं आंध्रा तट। इसको बोलते हैं क्या? उत्कल तट। यहाँ पे देखो कोरोमंडल तट पर पुलिकट झील है, आंध्रा और तमिलनाडु की सीमा पर है, लगून है। आंध्रा तट पर कौन सी है? कोल्लेरू है। यहाँ पर उत्तरी सरकार पहाड़ियाँ हैं जिसकी सर्वोच्च चोटी है देवड़ी मुंडा। अन्य चोटियाँ महेंद्रगिरी, अरोया कोंडा, है ना, नीमगिरी, सिंगाराजू, ये सभी हैं, है ना। सबसे ऊंची कौन सी है? देवड़ी मुंडा। ये हो गया। अच्छा, यहीं पे देखिएगा, मैं चीज़ बताना भूल गया था, चिल्का झील है क्या? देखो यहीं पे है, देखो पहले देखो तो, देखो, देखने से मेरा मतलब है देखो और मार करो ना, देखना थोड़ी है, सिर्फ देख के मार कर लो। मैं बताना भूल गया था, आप लोग देख करके मार कर लीजिए उसको, है ना। चलिए मार कर लीजिए। क्या वो महानदी और गोदावरी के बीच में है? देखो, जहाँ महानदी गिर रही है, गोदावरी गिर रही है। अरे देख नहीं पा रहे हो यार ये सभी क्या? अच्छा देखो, जहाँ पे चिल्का झील है उसके ऊपर महानदी है क्या? ये देखो, हाँ तो बस लिख लो,
मार्क कर लो उसको, ठीक है ना। चलिए बस अब हो गया, अब पहले रिवाइज करते हैं तब। तो मेरे ख्याल से रिवीजन कंप्लीट ही हो गया कि कुछ और था इसमें, नहीं था। घाटियाँ जो आज वाला पढ़ा है उसको देख लीजिए। घाटियाँ बताया था, सबसे पहले ध्यान दीजिए। नागालैंड में है जुकू घाटी, सिक्किम में है युथांग घाटी, और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में है नेवरा घाटी, फिर आंध्र प्रदेश में है अराकू घाटी, तमिलनाडु में है कंबम घाटी, केरल में है शांत घाटी, मरखा घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी जम्मू कश्मीर में है, फिर जोहार घाटी, फूलों की घाटी, शोर घाटी, धर्मा घाटी, दून की घाटी। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जोहार की घाटी को गौरी गंगा घाटी या मिलाम घाटी भी कहते हैं, है ना। गौरी गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है। आराम से जाइएगा, आराम से जाइएगा। गौरी गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है ये, ठीक है ना। इसीलिए इसको गौरी गंगा घाटी या मिलाम घाटी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या बताया? आराम से छूना मत, देख के पैर। इसके बाद फिर मैंने ये बताया कि जो है जो धर्मा घाटी, धर्मा घाटी क्या थी कि धर्मा नदी का अपवाह क्षेत्र है, धर्मा नदी का अपवाह क्षेत्र है, इसीलिए इसको धर्मा घाटी कहते हैं। दून की घाटी कहाँ स्थित है? एमसीटी में अवस्थित है, एमसीटी में, सॉरी एमबीएफ में, एमसीटी में नहीं, एमसीटी से तो झेलम नदी बहती है, ठीक है ना, ठीक, एमबीएफ में अवस्थित है। इसके बाद फिर क्या बताया? हिमाचल में सबसे ज़्यादा यहीं पर है किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, कांगड़ा घाटी, मालना घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, पार्वती घाटी, कुल्लू घाटी और चुम्बी घाटी, पांगी घाटी, ये सब घाटियाँ कहाँ पर हैं? हिमाचल में है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ के बारे में बता, जैसे किन्नौर घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है, और मालना घाटी को छोटा यूनान कहते हैं, स्पीति घाटी में ताबो स्थित है, कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहते हैं। तो बस इतना बताया था इसे। तो ये सब हो गया, ये चैप्टर समाप्त हुआ। पहले वीडियो बंद कर, अच्छा ठीक है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हों, मैं ये चाहता हूँ, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देखेंगे, मैं उनसे ये चाहता हूँ कि आप लोग बार बार वीडियो मत देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, है ना, उसको लिख लीजिए। लेकिन जो ये रिवीजन वाली क्लास है, इसको आप बार बार सुनिए, ठीक है ना। तो आशा है कि आप यही करेंगे।